हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम टीडीएस अंडर सेक्शन 194 जे के प्रोविजंस को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि व्हाट इज़ टीडीएस। तो जब एक पेयर स्पेसिफाइड पेमेंट करने से पहले उस पेमेंट में से एक पर्टिकुलर टैक्स अमाउंट को डिडक्ट कर लेता है, तो ये जो डिडक्ट किया गया जो टैक्स है इसी को हम टीडीएस कहते हैं। और ये एज पर द स्पेसिफाइड रेट्स गिवन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से ही डिडक्ट किया जाता है। और फ्रेंड्स, टीडीएस के जो प्रोविजंस हैं ना सिर्फ एक्चुअल पेमेंट के ऊपर ही एप्लीकेबल हैं, इवन इफ अगर क्रेडिट भी कर दिया जाता है पेई को तो भी टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो एक्चुअल पेमेंट या क्रेडिट टू द पेई विच एवर ओकर्स अर्लियर, टीडीएस प्रोविजंस आर एप्लीकेबल। और जो भी आज की डेट में लगभग सारी ही पेमेंट्स कवर हो गई हैं टीडीएस में, हालांकि परचेजेस टीडीएस में एप्लीकेबल नहीं होते हैं। इसके अलावा लगभग सभी पेमेंट्स जो हैं आज की डेट में टीडीएस के प्रोविजंस में एप्लीकेबल हो गई हैं। वेरियस सेक्शंस डिफाइन किए गए हैं, तो हमें उन सभी को स्टडी करना पड़ेगा कि कौन कौन सी फिर पेमेंट्स हैं उसमें। हालांकि इस सेक्शन में हम सिर्फ 194 जे के प्रोविजंस को स्टडी कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को एडवांस में ही टैक्स कलेक्ट हो जाता है टीडीएस, क्योंकि कट जाता है और वो गवर्नमेंट को तो जमा फिर कराना ही होता है नेक्स्ट मंथ में, बिफोर 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो गवर्नमेंट को एडवांस में टैक्स कलेक्शन हो जाता है टीडीएस के प्रोविजंस की वजह से, और आईटीआर की कंप्लाइंसेस भी बढ़ जाती हैं। अगर किसी का टीडीएस कट गया है और उसकी नॉर्मल जो टैक्स उसका फिर नहीं बन रहा है, जब वो भरेगा तो उसको फिर आईटीआर भरकर ही रिफ़ंड वो क्लेम कर सकता है। बिना आईटीआर फाइल किए रिफ़ंड क्लेम नहीं किया जा सकता है। तो आईटीआर की कंप्लाइंसेस भी बढ़ती हैं टीडीएस से। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कि सेक्शन 194 जे में कौन सी पेमेंट्स कवर्ड हैं और कितना कितना हमें टीडीएस काटना होता है पेयर को। तो फ्रेंड्स, इसमें सेक्शन 194 जे में वेरियस कैटेगरीज बना दी गई हैं पेमेंट्स की, जो कवर होती हैं इसमें प्रोफेशनल सर्विसेज भी कवर हैं, टेक्निकल सर्विसेज भी कवर हैं, रॉयल्टी पेमेंट्स भी कवर हैं, नॉन कॉम्पिटिंग फ़ी भी कवर्ड है। मतलब नॉन कॉम्पिटिंग मतलब जैसे सेम ही प्रोफेशन का कोई और दूसरा पर्सन, जैसे कभी कभी किसी पार्टनरशिप फर्म से एक पार्टनर रिटायर हो गया या चला गया, छोड़ दिया उसने, तो दूसरे पार्टनर उसके साथ समझौता करते हैं कि भाई तू 1 साल तक सेम काम नहीं करेगा या सेम नाम में नहीं करेगा, या जो भी है वॉटेवर कुछ कंडीशन इस तरह की जो उनके आपस में जो समझौते होते हैं, तो उसकी वजह से वो हो सकता है उसको उस पार्टनर को कुछ कंपनसेट भी करें कि भाई ये तेरे को हम पैसे भी इतने देंगे लेकिन तू ये काम नहीं करेगा इस नाम से, या सेम नेचर का काम नहीं करेगा, तो उसको नॉन कॉम्पिट फी बोलते हैं। तो वो भी कवर है इसमें। इसके अलावा अगर एक कंपनी डायरेक्टर्स को पेमेंट करती है किसी भी नाम से, जैसे फ़ीस के नाम से, कमीशन के नाम से या रेम्यूनरेशन के नाम से, तो वो भी इसमें कवर्ड है। तो अब हम देख लेते हैं थ्रेशोल्ड। तो ये जो डायरेक्टर्स वाली पेमेंट थी, जो कंपनी पेमेंट करती है डायरेक्टर्स को, उसमें कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, वो पेमेंट होते ही कवर हो जाएगी और टीडीएस 10% से कटेगा उसमें। इसके अलावा जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बाकी सब केसेस में 50,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट है। तो 50,000 क्रॉस होते ही ये 194 जे एप्लीकेबल हो जाएगा इन सब पेमेंट्स पर। और रेट ऑफ जो टीडीएस है वो अलग अलग है प्रोफेशनल सर्विसेज में। जैसे किसी सीए की सर्विस होती है या किसी सीए की या किसी और प्रोफेशन की, जो कि हम आगे की स्लाइड में देखेंगे भी, तो उसके ऊपर 10% का रेट है। और टेक्निकल सर्विसेज जो हैं उसके ऊपर सिर्फ 2% का रेट है। रॉयल्टी के केस में भी अगर वो सिनेमेटोग्राफिक फिल्म से रिलेटेड रॉयल्टी तो 2% है, अदरवाइज दूसरी रॉयल्टी जो उसके अलावा उन सब पे 10% है, और नॉन कम्पीट फी पे भी 10% है। इसके अलावा हमें कुछ और की नोट्स भी ध्यान में रखने हैं जब भी हमने सेक्शन 194 जे अप्लाई करना है। जैसे कि एक जनरल प्रोविज़न है कि अगर एक बार थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो जाती है तो टीडीएस एंटायर अमाउंट पे कटेगा। यानी मान लीजिए जैसे प्रोफेशनल सर्विसेज फीस 60,000 है, तो ये नहीं कि सिर्फ 10,000 पे टीडीएस कटेगा, वो पूरे 60,000 पे फिर कटेगा अगर एक बार एप्लीकेबल हो गया। और हमें एक और पॉइंट जो ध्यान रखना है कि ये जो 50,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट्स हैं एप्लीकेबल टू ईच टाइप ऑफ आइटम और पेमेंट इंडिपेंडेंटली।
तो ये जो 50,000 की जो थ्रेशोल्ड लिमिट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एप्लीकेबल हैं। मतलब ये हुआ कि जैसे प्रोफेशनल सर्विसेज फ़ी मान लीजिए 40,000 है पेमेंट, और टेक्निकल फ़ी सर्विसेज भी 40,000 है, तो क्या TDS 194J में एप्लीकेबल होगा? क्योंकि टोटल तो 80,000 हो गया है। अगर पे ही थोड़ी देर के लिए ये भी मान लो कि जिसको पेमेंट कर रहे हैं वो भी सेम ही एक ही पर्सन है और उसी को ये दोनों पेमेंट कर रहे हैं 40,000 की, टोटल तो 80,000 हो गया, तो क्या 194J एप्लीकेबल हो जाएगा? नहीं, क्योंकि ये हमें इंडिपेंडेंटली देखना है हर कैटेगरी को। जब तक प्रोफेशनल सर्विसेज में खुद की प्रोफेशनल सर्विसेज कैटेगरी में ही जब तक 50,000 क्रॉस नहीं अमाउंट होता है तब तक वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो 40,000 में दोनों केसेस में वो एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा अगर पेयर इंडिविजुअल या HUF है और वो सेक्शन 194M में जो डिफाइन किए गए हैं वो वाले पेयर हैं, मान लीजिए जैसे कोई इंडिविजुअल या HUF है, उनकी जो टर्नओवर है बिजनेस से 1 करोड़ से एक्सीड नहीं करती है, और इन द केस ऑफ प्रोफेशन 50 लाख से एक्सीड नहीं करती है उनकी टर्नओवर इंडिविजुअल या HUF की, जो कि पेयर हैं, तो उस केस में तो 194J एप्लीकेबल ही नहीं होगा। मतलब TDS के प्रोविज़न ही एप्लीकेबल नहीं होंगे और कोई TDS नहीं काटा जाएगा। ये एक स्पेशली डिफाइंड रूल है और ओनली इंडिविजुअल और HUF के केसेस में है ये एग्जम्पशन उनको, और वो भी टर्नओवर बेस्ड। इसके अलावा एक रूल और भी है कि अगर पैन प्रोवाइड नहीं किया जाता है पेई द्वारा पेयर को, तो पेयर 20% का TDS का रेट से TDS काटेगा। और इसके अलावा a payee can also apply to the assessing officer in form number 13 to get a certificate authorizing the payer to deduct tax at lower rate or deduct no tax। अगर पेई को ये लगता है कि अल्टीमेटली जब वो ITR फाइल करेगा ईयर एंड के बाद, तो उसका तो टैक्स बनेगा ही नहीं पूरी इनकम पे ड्यू टू एनी एग्जम्पशंस या कोई डिडक्शंस वट एवर मे बी द रीज़न, उसको ये लगता है पेई को, तो वो डायरेक्टली अपने असेसिंग ऑफिसर को फॉर्म 13 में अप्लाई कर सकता है कि देखिए जी मेरे पेयर्स के लिए एक आदेश दे दीजिए पेयर्स को, ये मेरे पेयर हैं, कि भाई वो मेरा TDS वो ना काटें। देखिए आपके सामने ये पूरी डिटेल है, मेरी ये इनकम होगी, ऐसे ऐसे होगी, ऐसे ऐसे मेरी डिडक्शंस हैं, तो मेरे को टैक्स तो लगेगा ही नहीं। तो उस केस में वो सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, जो कि पेयर को डायरेक्ट असेसिंग ऑफिसर भी दे सकता है या खुद जो पेई है वो भी दे सकता है पेयर को वो सर्टिफिकेट जब उसको इश्यू हो जाएगा। तो ये भी एक जरिया है। तो उस सर्टिफिकेट में फिर यही पेयर को ऑथराइजिंग दी जाती है कि या तो वो TDS ना काटे या एक कम रेट पे काटे, तो वो असेसिंग ऑफिसर के ऊपर है क्या डिसीजन लिया है उसने। इसके अलावा अब हम कुछ की डेफिनेशन जान लेते हैं। देखिए थ्रेशोल्ड लिमिट्स में वेरियस प्रोफेशनल सर्विसेज थी, टेक्निकल सर्विसेज थी, रॉयल्टी है, नॉन कम्पीट फ़ी और ये कंपनी डायरेक्टर पेमेंट। तो ये जो प्रोफेशनल फ़ी, टेक्निकल फ़ी, रॉयल्टी हैं, इनके अब हम मतलब भी जान लेते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था आने वाली स्लाइड्स में हम इनके मीनिंग भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम रॉयल्टी के लिए देख लेते हैं कि व्हाट इज़ रॉयल्टी। तो रॉयल्टी मीन्स द पेमेंट फॉर ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स और यूसेज ऑफ एन इन्वेंशन, मॉडल, डिज़ाइन, ट्रेडमार्क, पेटेंट। तो इस तरह की चीज़ों को यूज़ करने के बदले में जो भी पेमेंट की जाती हैं वो रॉयल्टी होती हैं। जैसे किसी की अपनी कोई इन्वेंशन है तो वो अपनी इन्वेंशन या अपना डिज़ाइन कोई किसी को देता है यूज़ करने के लिए, तो उसके बदले में तो कुछ लेगा ही ना वो, तो उसके बदले में जो भी लेता है उनको रॉयल्टी बोला जाता है। इसके अलावा providing any information related to using an invention, patent, formula or relating to a business process, knowledge। तो बात तो वहीं पर ही आ गई है कि उन्हीं से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशंस भी हैं, अगर उनसे रिलेटेड कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन भी हैं जो कि उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके भी जो यूज़ कर रहा है उसको फ़ायदा होगा, तो उसके बदले में भी फिर वो कुछ पेमेंट करेगा, तो उसको भी रॉयल्टी ही बोला जाता है। इसके अलावा ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स रिलेटेड टू साइंटिफिक फाइंडिंग्स, लिटरेरी वर्क, फिल्म, वीडियो टेप फॉर रेडियो ब्रॉडकास्टिंग बट डज नॉट इंक्लूड कंसिडरेशन फॉर द सेल, एग्जीबिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स। तो सेल परचेज में तो एप्लीकेबल नहीं होता है, एग्जीबिशन या डिस्ट्रीब्यूशन में भी
सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स के केस में, लेकिन रिलेटेड टू फिल्म्स और वीडियो टेप्स फॉर रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में एप्लीकेबल हो जाता है। तो ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स के केस में भी ये जो भी पेमेंट्स होती हैं उसके बदले में वो भी रॉयल्टी ही मानी जाती हैं। साइंटिफिक फाइंडिंग्स हो गई, लिटरेरी वर्क हो गया या फिल्म्स हो गई, तो इनके जो जितने भी राइट्स अगर दे दिए जाते हैं तो उसके बदले में जो पेमेंट्स होती हैं वो भी रॉयल्टी ही मानी जाती है। अब हम प्रोफेशनल सर्विसेज की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। दिस रेफर्स टू सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय प्रोफेशनल्स in the field such as medicine, architecture, civil engineering, accountancy, interior design, advertising and professional consulting। तो ये जितनी भी डिफाइन की गई हैं ये सारी प्रोफेशनल सर्विसेज मानी जाती हैं और 10% का TDS कटेगा अगर ये वाली सर्विसेज के अगेंस्ट में पेमेंट की गई हैं। एंड इट इंक्लूड्स अदर प्रोफेशन आल्सो विच आर नोटिफाइड। तो कुछ और भी इनके अलावा भी नोटिफाइड कर दिए हैं बोर्ड ने, जो कि वो भी प्रोफेशनल में ही आते हैं, जैसे फिल्म आर्टिस्ट की सर्विसेज हैं, कंपनी सेक्रेटरी की भी उसमें शामिल कर ली गई हैं, ना सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज भी आ गए हैं उसमें, या उसके अलावा ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव्स। फर्दर इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स एंड मीडिया, एथलीट्स, ये सब भी आ गए हैं, ऑर्गेनाइजर, जर्नलिस्ट, एंकर्स, अंपायर्स, कोचेज, फिजियोथेरेपिस्ट, टीम डॉक्टर्स, स्पोर्ट्स कॉलमनिस्ट आर आल्सो, जो न्यूज़पेपर में अपने आर्टिकल्स देते हैं, आर आल्सो इंक्लूडेड अंडर दिस प्रोविज़न। तो काफ़ी सारे जो पर्सन्स हैं वो इसमें शामिल कर लिए गए हैं। अब हम देख लेते हैं टेक्निकल सर्विसेज क्या है, क्योंकि इसमें बहुत ही थिन लाइन है प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज में। हालांकि रेट ऑफ जो TDS है अगर हम वहाँ देखें तो काफ़ी फ़र्क है, 2% टेक्निकल सर्विसेज में है और 10% प्रोफेशनल फ़ीस में है। तो इसलिए बहुत ही ध्यान से इनकी डेफिनेशंस को देखना ज़रूरी है कि टेक्निकल सर्विसेज में कौन कौन से फॉल होती हैं सर्विसेज। तो एज पर द इनकम टैक्स रूल्स, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज मीन्स मैनेजरियल, टेक्निकल एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। इट डज नॉट इंक्लूड पेमेंट्स कंसिडर्ड एज सैलरी बाय रिसिपिएंट ऑफ सच इनकम। तो टेक्निकल सर्विसेज कुड बी प्रोवाइडिंग सर्विसेज दैट इन्वॉल्व टेक्निकल एक्सपर्टीज और एक्सपर्टीज इन टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी से जो रिलेटेड एक्सपर्टीज़ हैं या उस तरह की कोई सर्विसेज टेक्निकल से रिलेटेड, तो वो टेक्निकल सर्विसेज ही होंगी। इसके अलावा मैनेजरियल सर्विसेज भी, कैसे एक बिज़नेस का मैनेजमेंट किया जाएगा उस तरह से रिलेटेड अगर कोई मैनेजरियल की सर्विसेज हैं वो भी टेक्निकल सर्विसेज में आती हैं। तो कंसल्टेंसी सर्विसेज कैन बी अंडरस्टूड एज एडवाइजरी सर्विसेज वेयर इन नेसेसरी एडवाइस एंड कंसल्टेशन आर गिवन टू द क्लाइंट्स फॉर देयर बिजनेस। तो ऐसी कंसल्टेंसी सर्विसेज जो बिजनेस प्रोसेस से, बिजनेस से रिलेटेड हैं, मैनेजरियल, बिजनेस मैनेजरियल सर्विसेज से रिलेटेड हैं, तो ऐसी कंसल्टेंसी और एडवाइस सर्विसेज जो डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड, उनके बिजनेस में काम, ऐसा नहीं है कि कंसल्टेंसी कोई प्रोफेशनल जैसे कोई CA वाली कंसल्टेंसी है वो भी कंसल्टेंसी होती है, तो वो कंसल्टेंसी प्रोफेशनल सर्विसेज में आएगी। तो ये कंसल्टेंसी बिजनेस प्रोसेस से रिलेटेड, किसी मैनेजमेंट, बिजनेस के मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर कोई कंसल्टेंसी है तो वो इसमें आएगी। एंड एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, टेक्निकल सर्विसेज इंक्लूड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ह्यूमंस, इट डज नॉट इंक्लूड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मशीन्स और रोबोट्स। तो ये भी क्लियर कर दिया गया है एक सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में कि टेक्निकल सर्विसेज इंक्लूड्स सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ह्यूमंस, इट डज नॉट इंक्लूड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मशीन और रोबोट्स। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।